नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और गाजीपुर नाम सुनते से ही आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें याद आने लगी होंगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके जहन में, दिमाग में जिक्र होने लगा होगा कि किस प्रकार से वो गाजीपुर है, अपने आप में एक चर्चा का विषय बना रहता है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस वक्त क्या पूरा मामला है कि गाजीपुर में एक ऐसे व्यक्ति जो कि म्यांमार जाते हैं, म्यांमार जो कि बहुत ही फेमस स्थान है और इस का जिस तरीके से भारत और म्यांमार का संबंध रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहता है। लेकिन इसी म्यांमार में जिस प्रकार से भारत का एक युवक गाजीपुर से निकल के नौकरी के सिलसिले में जाते हैं और वहां जाने के बाद में उनके साथ में क्या ऐसी बातें हो जाती है जिसके बाद वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, परिवार बहुत चिंता में हो जाता है। लेकिन आज किस प्रकार से वो घर आए हुए हैं और घर आने के बाद क्या अपनी आप बीती सुना रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा मामला है। स्वागत है भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। अच्छा, तो प्रदीप जी ये बताइए कि पहले तो आप गाजीपुर की इस धरती पर हैं। गाजीपुर अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक जगह है जी। और यहाँ से आपने कैसे कैसे सोच आपके मन में आई कि हम म्यांमार जाएंगे? जी, मैं पहले यहाँ ग्रेटर नोएडा मेरा खुद का रेस्टोरेंट था। अच्छा, बिजनेस था। वहाँ मैंने 4 साल अपना बिजनेस चलाया जी। 2015 से लेके 2019 तक। तो 2019 में कोरोना काल आया जी। फिर 2019 और 20 लगातार बैक टू बैक 2 बार आया, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस मुझे बंद करना पड़ा जी। और मैं अपने घर वापस आ गया। अच्छा। उसके बाद काफी समय तक यहाँ स्ट्रगल किया, कुछ बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर जॉब मिल जाए, लेकिन अच्छी सैलरी की जॉब यहाँ मिल नहीं रही थी। तो दिमाग में विचार आया कि क्यों ना आउट ऑफ कंट्री, विदेश में ट्राई किया जाए जी। तो अच्छा, दीक्षा कहाँ तक हुई थी आपकी? मेरी शिक्षा है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, बीटेक मैकेनिकल आपने कर रखा है। जी जी। तो उसके बाद मैंने लिंक्डइन से जॉब अपनी प्रोफाइल बनाई। तो उसके बाद जॉब सर्च लिंक्डइन बता दे दोस्तों आपको कि गूगल पे आप जाएंगे तो जैसे naukri.com होता है उसी प्रकार से linkedin.com होता है, जो कि LINKED.IN प्रकार का होता है। उस पर आप अपने प्रोफाइल CV डाल सकते हैं और उसी से आपको कहीं ना कहीं नौकरी कहीं मुहैया करवाते हैं। तो उस प्रकार से भैया ने भी किया था। फिर क्या हुआ आगे? फिर वहां से मुझे थाईलैंड से एक जॉब ऑफर आया। अच्छा। थाईलैंड में चिंग माई नाम की एक जगह है, वहां से। अच्छा। वहां पर एक इंडियन है, केरला के ही रहने वाले। अच्छा अच्छा। उनका वहां पे खुद का रेस्टोरेंट है और वो खुद वहां पर एक रबर कंपनी में CEO की पोस्ट पर थे। तो अपना साइड बिजनेस में एक रेस्टोरेंट और होटल चलाते थे। तो उस होटल को चलाने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जरूरत थी जो इंडियन हो, जिसको इंडियन खाने की समझ हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया जी। तो उस ऑफर के बाद डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हुआ पूरे लीगल तरीके से, वर्क वीजा और वर्क परमिट के साथ जी। मुझे उन्होंने ऑफर किया जॉब। अच्छा। 8 जनवरी को मेरी फ्लाइट थी यहाँ से, इंडिया से, और 9 जनवरी को मैं ज्वाइन करता हूँ। 9 जनवरी 2024 को मैं ज्वाइन करता हूँ वहाँ जाकर, थाईलैंड में चिंग माई नाम की जगह पर। चाय एंड थाई रेस्टोरेंट था। अच्छा अच्छा। उस रेस्टोरेंट में एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। फिर वहाँ पे 4-4.5 महीना, लगभग 14 मई तक मैं वहाँ पर जॉब किया जी। फिर जैसे कि हालांकि कोई भी व्यक्ति नई जॉब चेंज करने के लिए जिस वहाँ के लोकल जो जॉब प्रोवाइडर वेबसाइट होती है उस पर ट्राई करता है। मैंने भी वही किया। अच्छा। कि उससे बेहतर सैलरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जॉब चेंज करना एक कॉमन प्रोसीजर है, हर जगह ही है, सब लोग यही करते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैंने वहाँ के लोकल जॉब पोर्टल पे जाकर अपना जॉब एप्लीकेशन डाला और वहाँ पर जाने के बाद मुझे वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स मैंने डाल दी, अपनी रिज्यूम में। फिर मेरे पास एक कॉल आया +85 नंबर से, मतलब अच्छा। वो कंबोडिया का नंबर था। कंबोडिया। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक जॉब ऑफर है और ये जो जॉब है, लोकेशन है वो माइसोट, थाईलैंड में पड़ता है। माइसोट नाम की जगह वहां पर है और ये रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आपका 12 मई को इंटरव्यू होगा। अच्छा। ऑडियो कॉल इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है तो आपको 14 मई को फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने 12 मई को मेरा इंटरव्यू लिया, जिसमें लगभग 15 मिनट का ऑडियो कॉल था, इंटरव्यू चला। अच्छा। इंग्लिश में इंटरव्यू था। इंग्लिश में था। हाँ। फिर वो दिन में इंटरव्यू था। फिर शाम को मेरे पास फोन आता है कि आपका जो है रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। अच्छा। और आपको 14 मई को माइसोट में हम आपको लोकेशन भेज देंगे, वहां पर आना है इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो मैं भी 14 मई को उनकी दी हुई लोकेशन पे
वहां से जाता हूँ। वो लगभग वहां से 200 किलोमीटर दूर थी। 200 किलोमीटर। वहां पर जाता हूँ मैं। वहां पर एक होटल का उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था। अच्छा। उस होटल के सामने बड़ा लैंडमार्क था, वहां पहुंचता हूँ। फॉर्च्यून डी नाम था उस होटल का। वहां पहुंचता हूँ तो वहां पे पहुंच कर मैं दोबारा एचआर को कॉल करता हूँ कि मैं आपकी दी हुई लोकेशन पे आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहीं खड़े रहिए, इंटरव्यू लोकेशन के लिए हम आपके पास गाड़ी भेज रहे हैं। उस गाड़ी में आप बैठ के तुरंत आ जाइएगा। यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ है वो गाड़ी, वहां पर एयरपोर्ट भी था। अच्छा। तो एयरपोर्ट की तरफ है वो हमारा लोकेशन। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे वेट करने के बाद वहां गाड़ी आती है। गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है, उसके हाथ में मोबाइल रहता है। वो मुझे शो करता है, मेरी फोटो रहती है। पूछता है कि आप ही हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। फिर मैं कंफर्म करने के लिए दोबारा कॉल करता हूँ एचआर को कि सामने ये गाड़ी नंबर है और ये आदमी है, ये हमें लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो सही इन्फॉर्मेशन है, आप बैठ जाइए गाड़ी में। मैं गाड़ी जो बात कर रहे थे आपसे एचआर, वो इंडियन थे? इंडियन। अच्छा, इंडियन थे। उसने अपना नाम मुझे बताया था, विवेक बताया था क्या, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उस टाइम, क्योंकि नाम बदल बदल के कई बार बात किया उसने। उसके बाद क्या होता है कि मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और गाड़ी बहुत तेज स्पीड से जा रही होती है और मैं अपना जीपीएस ऑन कर लेता हूँ एयरपोर्ट की लोकेशन डाल के। तो देखता हूँ कि जीपीएस में गाड़ी जो है डिफरेंट लोकेशन पे जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ड्राइवर को हाथ मारता हूँ, मैं इंग्लिश में बताता हूँ कि वी आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, हमारा लोकेशन दिस दूसरी तरफ है। तो सुनता नहीं, इग्नोर कर देता है मेरी बातों को। फिर मैं दोबारा उससे बोलता हूँ वही बात, तो फिर भी वो इग्नोर कर देता है। तो मुझे कुछ खतरे का आभास होता है। मैं ड्राइवर को ऑर्डर देता हूँ कि गाड़ी रोक दे, स्टॉप द कार। वो गाड़ी नहीं रोकता है। तो उसी के साथ एक और व्यक्ति आगे बैठा हुआ था उसके बगल वाली सीट पे। अच्छा। उसने डैशबोर्ड खोला, उसमें एक छोटी सी पिस्टल थी उसके पास। अच्छा। हाँ, उसने मुझे पिस्टल शो किया और उसे इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उसने मुंह पे हाथ रखा कि चुप रहो और बैठे रहो। हाँ, सिट डाउन। मैं समझ गया था कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। फिर गाड़ी बहुत 35-40 मिनट तक बहुत चलती रही, 90-80 इसी की स्पीड पे। पूरी फिल्म स्टाइल हो गया आपके साथ। फिर वो पहाड़ों की तरफ जाने लगी गाड़ी। पहाड़ों पर जाते जाते फिर एक नदी आती है। नदी के पास गाड़ी रुकती है, वहां से गाड़ी से मुझे उतारा जाता है। वहां पर पहले से 5-6 लोग खड़े थे। अच्छा। फिर वो मुझे रिसीव करते हैं, मेरा बैग ले लेते हैं, फिर नदी के पास ले जाते हैं। वहां पर एक नाव थी। नाव मुझे बोलते हैं कि नाव में आपको बैठना है। अच्छा। मैं मोबाइल की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता वो थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर है। अच्छा। मैं एकदम बॉर्डर पे ही खड़ा हूँ। मैं जीपीएस पूरा जूम करके देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोबाइल अभी लिया नहीं था मेरे हाथ। मुझे मैं देख रहा था कि अगर मैं नदी पार करता हूँ तो मैं म्यांमार में चला जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नाव में बैठना पड़ा, दूसरी तरफ जाना पड़ा। फिर दूसरी तरफ जाता हूँ, फिर नदी से जब चढ़ाई से ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ, देखता हूँ वहां पर पूरी आर्मी की ड्रेस में। अच्छा। ढेर सारे आदमी AK-47 बंदूकें लेके, राइफल अपना टहल रहे हैं। अच्छा। गश्ती लगा रहे हैं। फिर मैंने तुरंत एचआर को कॉल लगाया तो फोन मेरा उठा नहीं रहा था। फोन उठाना उसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद वहां पर एक कार आई। कार में मैं बैठा, बस वहीं पर बगल में एक बिल्डिंग थी जो मुझे दिखाई दे रही थी, मतलब बहुत बड़ा कैंपस था। उसी कैंपस में कार से ले जाएगा। मेन गेट पे वहां पे मेरा मोबाइल ले लिया गया, स्विच ऑफ कर दिया उन लोगों ने। स्विच ऑफ करने से पहले जब मैं कार में बैठा हुआ था, उसी टाइम पे मैंने अपनी लोकेशन और अपना छोटा सा मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि ये लोकेशन है और मैं मुसीबत में हूँ। और मैंने एक और जहाँ मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था उस लड़के को भी वो लोकेशन भेजी थी। आपका फ्रेंड हो? दोनों तरफ लोकेशन भेजी, कोई तो रिसीव कर ही लेगा। दोनों को सेम मैसेज भेज दिया और फिर गेट पे मेरा मोबाइल लेके स्विच ऑफ कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद गेट पे मेरा सामान चेक करने के बाद वो मुझे अंदर लेके जाते हैं एक ऑफिस में। व्हाइट कलर की बिल्डिंग होती है। ऑफिस में जाते हैं तो एक कॉल सेंटर टाइप का बहुत बड़ा ऑफिस होता है, जिसमें कॉल सेंटर में ढेर सारे सभी लोग 150-200 लोग उसके अंदर थे और सभी के पास सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। फिर एक खाली टेबल पे मुझे बैठा दिया जाता है। वहां पे बैठने के बाद कुछ 2 चाइनीज आते हैं, चाइनीज पीपुल। अच्छा। हाँ, वो उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी था जिसे अंग्रेजी और चाइनीज दोनों आती थी। अच्छा। तो वो मुझसे अंग्रेजी में पूछता है क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? तो मैंने बोलता हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं जानता था कि इनको ये जो पूछ रहे हैं उनको वही चीज चाहिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत आता है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू ले चुके थे।
और उन्होंने टाइपिंग की स्पीड के बारे में पूछा कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो मैंने कहा मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने कभी चेक नहीं किया। कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिया, चार, एक बिल्डिंग थी उसमें 4th फ्लोर था, उसमें कमरा था, उस कमरे में भी 10 लोग रहते थे, मतलब अच्छा। मुझे मिलाकर 10 लोग रहते थे। कहाँ के थे वो लोग? उसमें कई देशों के लोग थे, अच्छा लगा। अफ्रीका, घाना, इंडिया के भी 2 लोग थे उसमें। अच्छा। हाँ, वो एक गुजरात से था, एक बिहार से था। तो वहाँ उस रूम में जाने के बाद, उस रूम में उस समय कोई नहीं था, शाम को 6 बज रहे थे जब मैं वहां पर पहुंचा। फिर जब सुबह के 9 बजते हैं अगले दिन, मैं रात भर वहीं रुक था, और रात भर मैं बहुत बेचैनी में कटा कि मैं कहाँ आके फंस गया, आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे मेरे अंदर। उसके बाद सुबह के 9 बजते हैं, सुबह के 9 बजते हैं, फिर जो लोग गए थे काम पर वो वापस आते हैं, उनसे मुलाकात मेरी होती है। तो जो इंडियंस थे वो मुझे बताते हैं यहाँ के जगह के बारे में, ये एक स्कैम सेंटर जगह है जहाँ पर हम लोगों से स्कैम कराया जाता है। अच्छा। हमें फ्रॉड करके यहाँ बुलाया जाता है, फिर यहाँ पर हमसे स्कैम कराते हैं ये लोग। आपके साथ भी वही होगा। और उन्होंने बताया, सारे रूल्स रेगुलेशन बताए कि अगर आपने इनके काम करने से मना किया तो आपको फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। फिजिकल टॉर्चर जैसे कि हंटर से मारना, करंट के झटके देना, आपको कुर्सी में बांध के करंट के झटके देना, लाठियों से मारना। हाँ, टॉर्चर रूम था उनका बकायदा एक, उसी रूम में ले जाते थे, फिर उसमें आपको प्रताड़ित करते थे। उन्होंने पहले ही बता दिया, कह किसी भी काम के लिए मना मत करना, जो बोले आग बंद करते जाना, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो। उनका जो ड्यूटी आवर था शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक। अच्छा। उसके बीच में एक बार हमें बस खाने के लिए जाना होता था। अच्छा। एक बार खाना, मतलब 8 घंटे में? नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, 17 घंटे 17 घंटे की। जी, 17 घंटे में एक बार खाना? 17 घंटे में एक बार खाना दिया जाता था। अच्छा जी। और खाने में भी उनका कुछ लोकल फूड था, जिसमें मेढक का सूप, मगरमच्छ, सांप, इस यही टाइप की चीजें वो बना के खिलाते थे। तो हम लोग हर खाने के साथ तो चावल जरूर देते थे। चाइनीज थाईलैंड वाले ज्यादा चावल, तो हम लोग चावल के साथ ही खाते थे। वहाँ चावल मिल जाता था, हमें नमक मिल जाता था और पानी मिला के हम खाते थे। मतलब पूरी जेल की जिंदगी हो गई। जी जी, वही थी। वो एक कैंपस था, उस कैंपस के अंदर बाहर आप अपना जा सकते हैं, चारों तरफ आर्मी लगी हुई है, पूरी तरह सिक्योर्ड है। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो आपको गोली मार देंगे। अच्छा। और उसी के अंदर आप फंसे हुए हैं। फिर ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ शाम को 5 बजे, तो मुझे सारी डिटेल उन्होंने बताई दी थी क्या करना है, इसलिए मैंने वहां पर ज्यादा कुछ किया नहीं। उन्होंने जो बोला अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते हम आपको ट्रेनिंग देंगे, स्कैम करने का प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद आपको स्कैम करना है। अच्छा। स्कैम प्रोसीजर ये रहता है कि आपको बस कस्टमर से बात करके उनका कॉन्फिडेंस जीतना है। अच्छा। और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा। यही 2 काम है आपका। उसमें आपको चैटिंग के माध्यम से ही काम करना है, व्हाट्सएप के द्वारा। अच्छा। उसमें 3 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। पहले दिन आपको केवल उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उनका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके उसके पास बैंक अकाउंट है या नहीं। अच्छा। बातों बातों में इससे आपको निकलवाना है। और आपको एक लड़की की प्रोफाइल दी जाएगी। अच्छा। लड़की की प्रोफाइल लेके बातचीत करवाते थे। तो 3 दिन बाद जब वो व्यक्ति आपसे घुल मिल जाता है, फिर आप उसको एक लिंक भेजेंगे, इस पर क्लिक करो और इस ऐप को डाउनलोड करो। ये वहीं तक हमारा काम होता है। अच्छा। उसके बाद जैसे वो ऐप डाउनलोड कर लेता है, फिर उसके बाद उस अकाउंट को ट्रांसफर, वो चाइनीज हैंडल करते थे। चाइनीज हैंडल करते थे। ये कहीं ना कहीं कितने दिनों तक चला आपके साथ में? ये मेरा चला 1 जुलाई तक, मतलब 15 मई से 1 जुलाई तक। 1 महीने? 15 मई से 1 जुलाई, 15 दिन, 1.5 महीना। 1.5 महीना जी, 1.5 महीने। अच्छा, 1.5 महीने में इस तरीके से कर करके, जैसे आपको कैसा लगता था उसमें ये सब चीजें कर करके, भाई किसी के साथ कर रहे, तो ये किस कंट्री के साथ में आप फ्रॉड करते थे, आप लोग स्कैम करके? स्कैमिंग का काम ज्यादातर जो होता था वो गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा। हाँ, उसमें रशिया, उज्बेकिस्तान, कुवैत, इराक, ईरान, जो भी कंट्रियां उनके पास सक्षम है, जिनकी आय अच्छी है, जहाँ जो सक्षम कंट्रियां थी उन्हीं को टारगेट करते थे। नंबर कहाँ से प्रोवाइड करवाते थे? नंबर ये लोग, इनकी अलग अलग टीम थी, टिकटॉक टीम उसे बोलते थे। अच्छा। लोग वो टिकटॉक के माध्यम से कस्टमर का नंबर उठाते थे वहां से। फिर टिकटॉक टीम का काम था नंबर इकट्ठा करना और फिर लाकर हमें देना। अच्छा अच्छा, इसमें इंडिया के लोग भी जो थे स्कैम में आते थे बीच में कि नहीं? हाँ, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे वहाँ पर। वहाँ पे बहुत सारे कई एजेंट थे जो उन्हीं के लिए काम करते थे। उन्हीं के लिए काम करते थे। मतलब अभी भी देश के अंदर इस प्रकार की स्कैमर जुड़े हुए हैं वहाँ से? जी बिल्कुल। जिसमें मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो एजेंट था
जिसने मुझे कॉल किया था, वो वहां पर उससे मेरी मुलाकात होती है। अच्छा। वो मुझे बाद में वहां के इंडियन से हमें बताते हैं कि यही व्यक्ति होगा जो तुम्हें बुला कर लाया होगा। फिर उससे मेरी जब बातचीत होती है तो उसके आवाज से मुझे पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति है। फिर मैं उसे कंफर्म भी करता हूँ, तो उसने वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं वही था। उसके बाद उसका नाम था जितेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। हाँ, वो राजस्थान का रहने वाला है। अच्छा। मेरे पास उसकी पासपोर्ट और फोटो दोनों है। अच्छा। पासपोर्ट डिटेल। तो उसका काम ये था कि वो इंडियंस को हायर करता था, उसका उनको इन्फ्लुएंस करता था। और पहले वो कॉन्फिडेंस जीतता था आप लोगों का, फिर आप लोगों को कहता था कि आप लोग अब जाकर के बड़े बड़े लोगों को कॉन्फिडेंस जीत करके हमको जी उसका जी जी लिंक उसको प्रोवाइड। एक व्यक्ति पे 2 लाख रुपए मिलते थे। अच्छा। एक व्यक्ति प्रोवाइड करने पे 2 लाख रुपए उसको अच्छा, चाइनीज। उसको मिलते थे। हाँ, उसको और आप लोगों की सैलरी कैसे मिलती थी? हमें सैलरी नहीं दी जाती थी। आपको सैलरी नहीं दी जाती? खाने पे काम था, बस खाना खाइए, काम की जिंदा रहना तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक हिसाब से देखा जाए कि मानव तस्करी जिस प्रकार से वो मानव तस्करी, हमें स्लेव गुलाम अच्छा, बना कर। गुलाम बनाए, स्लेव थे हम वहाँ पर, एक तरीके से स्लेव ही थे, बस आप कंप्यूटर पे बैठते थे, बस यही एक अंतर था। अच्छा। और तो फिर वहां से फिर निकलने का कैसे क्या हुआ, किस प्रकार से आप वहां से फिर इस जाल से निकल पाए? वहां पर क्या था कि क्योंकि वो कैंपस बहुत बड़ा था, वहां पर बहुत सारी कंट्रियों के लोग रहते थे। मेरे रूम में भी कई अफ्रीकन रहते थे। उनके पास सीक्रेट मोबाइल फोन अपना वो छुपा कर रखते थे, वो अपने घर पे बातचीत किया करते थे। अच्छा। हालांकि अलाउ नहीं था, जो पकड़ा जाता है उसे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें भी अपने घर पे बात करनी है। उन्होंने दिया मुझे फोन, तो उस फोन के माध्यम से मैं कई बार अपने घर वालों से कांटेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे अगर लगातार बात करनी है तो मुझे भी एक फोन चाहिए होगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी एक फोन दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 3,000 भाट जो है थाईलैंड करेंसी की अगर मुझे देते हो तो मैं तुम्हें सिम कार्ड के साथ मोबाइल दिलवा दूंगा। तो उन्होंने मुझे 3,000, मैंने हमारे रूम में 3 इंडियंस थे, हमने 1,000 भाट मिलाया और मोबाइल फोन खरीद लिया। अच्छा, पैसे वगैरह फिर आप लोगों के पास कहाँ से आ पैसे गए? लेकर गया था मैं यहाँ से, पैसे उन्होंने मेरे नहीं लिए थे। अच्छा। पैसे जो मैं अच्छा, पैसे भी नहीं लिए थे, बस खाली आपको मोबाइल जो था मोबाइल उन्होंने लिया था, अब बाकी कुछ नहीं लिया था। अच्छा। फिर उसी पैसे से हमने वहाँ पे मोबाइल फोन परचेज किया। उसके परचेज करने के बाद अपने घर से हम लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बातचीत भी करते थे। अच्छा। और वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्डिंगों की, कैंपस की भेजते भी थे अपने घर पे कि हम कहाँ पर फंसे हुए, लोकेशन बकायदा हमने भेजी। अच्छा। गूगल लोकेशन की हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो घर वालों ने उस सारे एविडेंस को यहाँ के एम्बेसी के साथ शेयर किया कि हमारे बच्चे यहाँ फंसे हैं और ये लोकेशन है। उसके बाद भी एम्बेसी कोई ज्यादा एक्शन ले नहीं रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था इनको। फिर म्यांमार की जो एम्बेसी, जहाँ फंसे हुए थे म्यांमार में, वहाँ के एम्बेसी के राजदूत का नंबर मिलता है, वीके सिंह नाम था उनका। अच्छा। तो उन्होंने वो नंबर मुझे दिया कि उन्होंने, घर वालों ने मुझे बताया कि वो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो पर मैंने एक दिन उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनका मैसेज आया कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, मतलब व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि मेरा नाम प्रदीप है, मैं यहाँ ऐसा फंसा हुआ हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमें सारी जानकारी मिल चुकी है आपके बारे में, और आपकी भी डिटेल हमारे पास पहले से ही आपके परिवार वालों ने भेज रखी है। और वहां पर तो उन्होंने बोला कि और भी बाकी लोग अगर जो फंसे हैं वहां पर, उनकी भी डिटेल मुझे भेजिए आप। तो इससे क्या होगा, अगर ज्यादा संख्या होगी तो प्रेशर हम बना के एम्बेसी पे जल्दी एक्शन करवा सकते हैं। और आपके पास अगर कोई वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो वहाँ पे चाइनीज आपके साथ काम करवाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो, वो दिलवा देंगे तो और ज्यादा आसानी होगी। तो मैंने बोला कि पासपोर्ट तक तो ठीक है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग का काम काफी खतरे वाला है, अगर पकड़ा गया तो उसमें जान भी जा सकती है। हालांकि हम लोग वहाँ इतने बेचैन थे, जिस तरह की वहाँ की जिंदगानी कंडीशन थी कि वहां से निकलना हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था, कि वहां बस निकलना है हमें। क्योंकि मन में 2 ही ख्याल आता था, या तो यहाँ मर जाओ या तो बाहर निकल जाओ। घुटन भरी जिंदगी थी, बेचैनी थी बहुत ज्यादा। तो वहां पे मैं कई लोगों को कन्विंस करता हूँ पासपोर्ट के लिए। हालांकि वहां पर 40 से ऊपर लोग थे इंडियंस, लेकिन 22-23 लोग एग्री होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते सभी के ऊपर। उन्हें लगता है क्या पता मैं भी उन्हीं का आदमी कब क्यों ना हूँ। तो 22-23 लोग पासपोर्ट देते हैं, उनकी पासपोर्ट की फोटो खींचकर मैं एम्बेसी तक भेज देता हूँ। फिर एक दिन 28 जुलाई 28 जून 27 से 28 जून का दिन था। मैं मोबाइल फोन लेके अपने ऑफिस में जाता हूँ वर्किंग आवर में, और वहां पर वहाँ की कंडीशन का वीडियो बनाता हूँ। और चाइनीज टहल रहे थे, उनकी भी वीडियो बनाता हूँ, जो हमें मारते पीटते थे। और वो वीडियो बनाकर 2-3 वीडियो बनाता हूँ, छोटे छोटे क्लिप की, 10 सेकंड 15 सेकंड की, और वो उसको सेंड कर देता हूँ मैं वीके सिंह को, जो म्यांमार के राजदूत थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रिप्लाई में दिया कि थैंक यू वेरी मच, इतना बोला था उन्होंने। उसके बाद हमारी बात नहीं होती है। फिर 1 जुलाई को रात को 8 बजे मैं काम कर रहा था कंप्यूटर पे ही,
दो चाइनीज आते हैं गार्ड के साथ और मुझे बोलते हैं कि आपको बुलाया गया है, खड़े हो जाइए। मैं जाता हूँ, फिर वो मुझे टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं। जान जाते हैं वो लोग? अब पता नहीं कहाँ से जानते, मुझे नहीं पता। टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं वहां पे और बोलते हैं कि वहां पे जब जा रहे हो तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे रूम पे हमने छापा मारा था और हमें मोबाइल बरामद हुआ है और तुम्हारे मोबाइल को हमने एक्सेस भी कर लिया है, एक्सेस में सारे वीडियोस मिले हमें। मैं समझ जाता हूँ कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो रूम में ले जाते हैं और रूम में पहले से ही 4-5 चाइनीज रहते हैं, उनके हाथ में सारी चीजें, हंटर, किसी के डंडे, किसी में करंट वाली स्टिक रहती है। रूम में जाते ही वो मेरे पर अटैक कर देते हैं, घुसते ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई डंडे मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई करंट के झटके दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी मतलब कहीं से कुछ भी, कोई इधर से मार दे रहा है, कोई इधर से मार दे रहा है, एकदम ताबड़तोड़ मुझे लगभग 10 मिनट तक मारते रहते हैं। उसके बाद गलती से एक डंडा मेरे सर पे लग जाता है और मेरा सर फट जाता है वहां पे। मैं बेहोश हो जाता हूँ, मतलब आधी बेहोशी की मुद्रा में रहता हूँ, होश बहुत कम रहता है, मैं गिर जाता हूँ जमीन पे और मेरा सर फट जाता है, मेरे सर से ब्लडिंग आने लगती है। जब वो पानी फेंक कर करंट लगाते थे, आपके शरीर पे पानी फेंकते थे ताकि कंडक्शन जल्दी आपको करंट ज्यादा लगे। जब उन्होंने पानी फेंका तो मेरे सर से खून निकलना उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने मारना बंद कर दिया मुझे। और फिर 2 लोग उन्हें उठाकर मुझे वही अंदर क्लिनिक भी था, क्लिनिक में लेके जाते हैं। वहां पर भी एक चाइनीज डॉक्टर रहता है, वो मुझे मतलब यहाँ पर टाका लगाता है सर पे। मेरा पूरा शरीर लहूलुहान है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर उन्होंने मार ना मेरे अंदर खड़े होने की शक्ति थी, ना हाथ को ऐसे उठाने की शक्ति थी। मैं एकदम शिथिल पड़ गया था, सुन्न पड़ गया था मेरा पूरा शरीर। फिर कब वो मुझे लाकर उसी रूम में वापस रख के चले जाते हैं। टाके का निशान अभी तक होगा? हाँ है, ये देखिए यहाँ पर बाल कम होगा एक जगह। हाँ, चाहिए यहाँ पर। सही। उसके बाद उसी रूम में डाल देते हैं। वो 1 जुलाई का दिन था। फिर मेरी आंख खुलती है तो मुझे पता चलता है कि आज 3 जुलाई है। अच्छा। 2 जुलाई निकल जाती है, मतलब 2 दिन आप बेहोशी में? मैं बेहोश था, मुझे पता ही नहीं था। फिर वहां क्योंकि वो एक क्लीनर, रूम साफ करने वाले कुछ साफ सफाई कर्मचारी आते हैं, तो उससे कुछ आहट होती तो मैं जगता हूँ, तो वही बताते हैं कि आज 3 जुलाई है। फिर मैं उनसे पानी मांगता हूँ पीने के लिए, मुझे पानी पिलाते हैं। हालांकि मुझे बोतल पकड़ने की भी ताकत नहीं थी मेरे पास, तो मेरे मुंह में ही पानी डालते हैं। उसको पीने के बाद थोड़ी सी मेरे अंदर राहत आती है। फिर मैं उनसे बोलता हूँ मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो वो लोग मुझे लाकर एक वो देते हैं, सेब था उनके पास, वो सेब लाकर देते हैं और उसी को टुकड़े करके मुझे मेरे बगल में रख देते हैं कि आप खा लो, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें भी खतरा है अगर हम आपके पास रहेंगे। वो चले जाते हैं वहां पे। फिर उसी के शाम होती है, रात होती है, ड्यूटी आवर शुरू होता है। फिर चाइनीज आते हैं मेरे रूम में, वो पूछते हैं कि आपने वीडियो किसको भेजा। तो मैंने बताता हूँ कि भाई, मैं ये नहीं बताता कि मैंने ये वीडियो एम्बेसी को भेजा है, क्योंकि एम्बेसी को अगर ये मैं ऐसा बताता हूँ तो मुझे शायद जान से मार देते। तो मैं बोला कि ये वीडियो मैंने अपने घर पे भेजी है, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को। तो कह रहे क्यों भेजी है? मैंने कहा लोग जान सके कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और अच्छी जगह पर काम कर रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ट्रांसलेटर उनके पास रहता है, ट्रांसलेटर के थ्रू ही बात होती है सारी हमारी, क्योंकि चाइनीज को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, उसको मुझे उनकी भाषा नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि हम बेवकूफ नहीं हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, सच बताओ तुम्हें किसको भेजा। मैंने अपने स्टेटमेंट पे कायम रहा। फिर से उन्होंने मारना शुरू किया मुझे। उस समय उनके पास हंटर था और करंट वाली स्टिक थी। अच्छा। उससे मारना शुरू करते हैं, मेरे पैरों पे मारते हैं स्टिक पे। ये जो घाव का निशान है ये उसी का है। पैरों पे मारते हैं, हाथ पैर पे मारते हैं, इधर उधर अगल बगल मारना शुरू करते हैं। फिर वही क्वेश्चन बार बार दोहराते हैं, मैं बार बार वही आंसर देता हूँ। फिर जब उनको संतुष्टि हो जाती है कि ये ही इसका स्टेटमेंट है, तो उनको लगता है सच बोल रहा है, फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, एम्बेसी में आपने भेजने के बाद में उसको डिलीट कर दिया होगा? अपनी साइड से डिलीट कर दिया था, जैसे व्हाट्सएप में नहीं होता कि बोथ साइड डिलीटेड, तो मैं वन साइडेड डिलीटेड अपने साइड से कर दिया था मैंने। उसके बाद क्या होता है कि 7 जुलाई का दिन, मैं इसी तरह पर डे आते थे सुबह शाम और रोज पूछते थे यार, बेवजह आके मुझे मार के टॉर्चर करके चले जाते थे, जानकारी लेना चाहते। वो गुस्से में थे कि मेरा वीडियो, इसकी हिम्मत कैसे हुई वीडियो बनाने की। हाँ, इतना उनके अंदर एंगर कि एक गुलाम, हमें गुलाम जैसा रखते थे ना, कि गुलाम की इतनी हिम्मत की हमारा वीडियो बनाने। तो उनका जब भी मन करता था वीडियो बना के चले, मतलब मार के चले जाते थे।
7 जुलाई को इंडियन एम्बेसी से एक लेटर आता है, 47 इंडियंस की लिस्ट आती है। अच्छा। उनके पास कि ये इंडियंस हैं और हमें इन्फॉर्मेशन आपके पास इतने लोग फंसे हुए हैं। बस एक लेटर ही आता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को। अच्छा। तो कैंपस में अफवाह लोग मतलब इंडियंस बताते हैं कि अब शायद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है, लिस्ट आ गई है, लिस्ट आ गई है। उसी दिन ये लोग क्या करते हैं कि बाकी बाहर भी 6 इंडियंस को लेकर और आते हैं उसी लिस्ट में से, और हमारे रूम में लाकर रखकर उनको भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, उनको भी मारते हैं। अब बोलते हैं कि अपने घर से बोलो तुरंत 10 लाख रुपए भेजे, अच्छा, अदरवाइज हम आपको मार देंगे या फिर सेल कर देंगे। अब वही कंडीशन मेरे साथ भी कर देते हैं कि आपको भी वही बोला जा रहा है कि 10 लाख रुपए अपने घर से मंगवाइए, या फिर हम आपको बेचेंगे, या तो पैसे नहीं देंगे तो आपको मार के आपके ऑर्गन बेच देंगे। अच्छा, शरीर का अंग बेच के हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो काफी टॉर्चर करने के बाद हम लोग कहते हैं ठीक है, क्योंकि टॉर्चर करने की सीमा लगभग बहुत ज्यादा हो गई थी, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उसे। तो हमें लगा कि पैसे देने में ही भलाई है। घर वालों को फोन लगाते हैं हम लोग, बताते हैं हम ऐसी ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं। तो घर वाले मेरे बोलते हैं कि हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए, तो वो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी देते हैं। तो उस दौरान हमें ये पता था कि एम्बेसी आ जाएगी, कल आएगी, हमें छुड़ा के ले जाएगी। तो मैं भी वहां पर, क्योंकि 10 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा था, मुझे पता था मेरे घर वालों के पास नहीं है, उन्हें अरेंज करने में या उधार लेने में टाइम लगेगा। तो मैं भी घर वालों को बोलता था कि थोड़ा टाइम लीजिए आप लोग, ताकि अगर एम्बेसी आती है क्या पता हम यहाँ से निकल जाए और हमारे पैसे भी बच जाए। लेकिन 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई हो जाती है, लेकिन एम्बेसी नहीं आती है, मतलब कोई नामो निशान नहीं रहता। फाइनली हमें ये समझ में आ जाता है कि बस लिस्ट आई है, एम्बेसी नहीं आएगी। तो 14 या 13 जुलाई तक घर वाले इंस्टॉलमेंट में करते करते पूरा पेमेंट कर देते हैं, भेज देते हैं पैसे। भेज देते हैं। क्या कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो मारते पीटते रहेंगे। और उसी दौरान भी मार रहे थे मुझे, जब तक मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी। जब भी बीच में रुकती थी आके मारना शुरू कर देते, क्यों रुकी पेमेंट। 30 मिनट उसके जी फिर उसके बाद बाकी लोगों का भी यही हाल रहता है। हाँ। फिर 19 जुलाई को वहां से एक आर्मी आती है म्यांमार की, और हम लोग को वहां से रेस्क्यू करके लेके चली जाती है। अच्छा, 19 जुलाई को वहां से पैसे इधर से जा चुके हो? पैसे जा चुके हैं। 19 जुलाई को हमारा रेस्क्यू हो जाता है यहाँ से। फिर वहां से रेस्क्यू करके वो हमें ले जाती है म्यांमार में मेवाड़ी नाम की जगह पे, और वहां की लोकल पुलिस को, म्यांमार की पुलिस को हमें हैंड ओवर कर देती है। अच्छा। वहां की पुलिस क्या करती है, हमें जेल में डाल देती है। बोलती है कि आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, एक क्राइम है, इसलिए आप लोग को जेल में डाल दिया गया है। वहां हम लोग जेल में रहते हैं। वहां हमारी मुलाकात होती है शंकर नाम के एक आदमी से। वो बोलता है कि हमें भारत सरकार ने अपॉइंट किया आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए, आप लोग हमें 2,70,000 रुपए देंगे तो हम आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे, मतलब आपको थाईलैंड भेज देंगे। 2,70,000। तो हम लोग कहते हैं हम लोग ऑलरेडी पे करके आए हैं, करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यहाँ से निकलना है 2,70,000 इधर फिर पे करिए। यहाँ से निकल 47 लोग सारे के सारे को निकाल दिया? नहीं, केवल 7 लोगों को जिन्होंने पैसे दिए थे। हाँ। फिर वहां पर हम लोग कहते ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को बस निकलना था वहां से। घर वालों को फोन करते हैं कि इनको भाई शंकर नाम का आदमी है, इनको भी 270 दे दीजिए, उनको भी 270 दे दीजिए। फिर हम लोग म्यांमार की जेल में 1 महीना रहते हैं, 1 महीना लगभग। और 22 अगस्त को वहां से हमें रिलीज करके थाईलैंड में हैंड ओवर कर दिया जाता है। अच्छा। थाईलैंड पुलिस को। फिर थाईलैंड पुलिस हमें फिर से जेल में डाल देती है। वो बोलती है आप लोग बिना परमिशन के पार्ट कैसे पार किए। फिर हम लोग वहां से अगले दिन हम लोग को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने से पहले इंडियन एम्बेसी का एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कोर्ट में आपको ये बोलना है कि आपसे गलती हो गई और आप थाईलैंड म्यांमार चले गए थे। अगर आप ये बोलेंगे कि आपका अपहरण हुआ है या फ्रॉड करके ले जाया गया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा और केस लड़ना पड़ेगा। केस लड़ने में आपको 6 महीना 1 साल कुछ भी लग सकता है, और वकील हायर करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बोलना है कोर्ट में कि आप लोगों ने गलती की है। कोर्ट में हम जाते हैं, हमने यही स्टेटमेंट देते हैं कि हमसे गलती हो गई है, और कोर्ट हमें 2,000 बाट का कुछ जुर्माना लगाती है, छोड़ देती है। अच्छा। फिर वहां से पुलिस उठा के हमें ले जाती है बैंकॉक 300 किलोमीटर, वहां के डिटेंशन सेंटर में डाल देती है। बोलती है यहाँ पर अपने एम्बेसी का वेट कीजिए, वो आपको निकाल के यहाँ से ले जाएगी। फिर वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे। हमने जब उनसे पूछा कि आप लोग कब से हैं, तो कोई बताता है 40 दिन से, कोई कहता 50 दिन से वहां फंसे हुए। एम्बेसी बोलती है कि हम ले जाएंगे 1 से 2 हफ्ते में, लेकिन कोई किसी को ले नहीं जाता है। तो वहां पे कुछ एजेंट भी थे पाकिस्तानी, वो बोलते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप हमें 60,000 रुपए दे दीजिए, आपको कल का टिकट निकाल के कर दीजिए। अच्छा। मुझे यकीन नहीं हुआ, तो बाकी के जो इंडियंस वो मुझे बताते हैं कि ये बात सच है, और आप उनको पे करोगे तो आप चले जाओगे।
फिर हम घर वालों को फोन लगाते हैं, फिर 60,000 पे करवाते फिर 60,000 पे करवाते हैं, हाँ। फिर 60,000 पे कराते हैं, अगले दिन का टिकट निकलता है और रात को 8 बजे मतलब 27 अगस्त को हम लोग इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आ जाते हैं जी, इंडिया आ जाते मतलब कि इंडिया आने के बाद में फिर हैं। इमिग्रेशन में हम लोग को 12 घंटे बैठा के रखा जाता है भारत में। हाँ, भारत के IGI एयरपोर्ट पर अच्छा 12 घंटे 12 घंटे न खाना दिया न पानी दिया, कुछ नहीं पूछा। हाँ। फिर उसके बाद 5 मिनट का वो पूछताछ करते हैं, हम कैसे गए थे, कहाँ गए थे, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है। तब आप घर आ जाते हैं। फिर बाहर हमारे घर वाले खड़े थे और हम घर आ जाते हैं। मतलब ये टोटल जो स्कैम देखा गया जी दोस्तों, मैं बता दूं कि ये टोटल स्कैम जो है कहीं सरकार हो, चाहे म्यांमार की सरकार हो, चाहे थाईलैंड की सरकार हो और पाकिस्तान तक, देखिए कितना बड़ा कनेक्शन है और बहुत बड़ा इन्होंने जिस प्रकार से बताया, ये एक बड़ा भंडा अभी फूट रहा है और जिस प्रकार से इसको एक नेशनल मुद्दा भी बनना चाहिए क्योंकि एक 7 लोग वहां से निकले हैं, 47 लोग क्योंकि लिस्ट बनी थी जिसमें से 40 लोग अभी भी फंसे हैं और ऐसे न जाने कितने हजार लोग इस प्रकार से स्कैम में फंस करके पैसा पे कर रहे हैं। सरकार हो, म्यांमार सरकार हो, चाहे पाकिस्तान सरकार हो, चाहे आपको बता दें थाईलैंड हो, इस प्रकार का ये पूरा स्कैम जो है इनके साथ हुआ और इस स्कैम को आज इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो ये स्कैम जिस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, तो इससे आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के स्कैम में ना फंसे जैसे प्रदीप भैया फंस गए थे। आज इनके परिवार की स्थिति सक्षम थी कि आज पैसा दे करके ये कहीं ना कहीं अपने सुपुत्र को, अपने बच्चे को घर वापस ले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बता दें कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो पैसा नहीं पे कर पाते, तो उनके साथ में मजदूरों वाली जो रवैया है वो अपनाते रहते हैं और न जाने पूरा बुढ़ापा बीत जाता है और पूरा जीवन काल वहीं पे वो गुजार देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और फिर ऐसा गलती आपसे ना हो जाए, इसीलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।